Learners, welcome back to my YouTube channel. I'm here with new video from the chapter The Story of Village Palampur, NCERT Class 9 Economics. We will complete this chapter into two videos and today this is the part 1. When we start this chapter, then first question है कि what is the aim of this chapter? Why we read this chapter? Then through this chapter, we want to introduce some fundamental concepts relating to production. प्रोडक्शन जो है वो फील्ड्स में भी हो सकती है और इंडस्ट्रीज़ में भी हो सकती है और इन दोनों ही तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हमें वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एट्सेट्रा. This is the story of a village named Palampur and this is an imaginary village. एंड जैसा कि मोस्टली इंडियन विलेजेस में होता है, जो ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का वो है फार्मिंग. एंड पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नियर बाई विलेजेज एंड टाउन. रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं और पालमपुर रायगंज से एक पक्के रोड से कनेक्ट हैं. आगे जाकर एक टाउन है जिसका नाम शाहपुर है, ये भी एक पक्के रोड से कनेक्टेड है. जब हम शाहपुर से पालमपुर आते हैं या पालमपुर से शाहपुर जाते हैं तो हमें वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे बुल्लक कार्ट्स, टोंगा, ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल. And most of the houses have electricity connections in this village, and electricity powers all the tube wells in the fields and utilizes various type of small businesses. When we talked about the population of Palampur, then यहाँ पर 450 families रहती हैं, जिसमें से जो 80 फैमिली हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं और बड़े बड़े पक्के ईंटों के घरों में रहती हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो है वो इनके पास है. जो रेस्ट पॉपुलेशन है, 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन वो एससी हैं या शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड हैं एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस. In our India, so many villages are there in which schools and healthcare services is not provided till now, but the people and the children of village Palampur is very lucky, having 2 primary schools and 1 high school and 1 government primary health center and 1 private dispensary also. People are engaged in 2 types of activities. One is farming activities and another one is non-farming. This story of Palampur, an imaginary village, will show us the different types of production activities in the village. And now the organization of production, या हम एक तरह से कह सकते हैं factors of production क्या हैं. फर्स्ट है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें रिक्वायर हैं या हमें चाहिए उन्हें प्रोड्यूस करना, उन्हें पैदा करना. इसमें सबसे पहले जो है वो आता है लैंड. एंड लैंड, जब हम लैंड की बात करते हैं तो उसके साथ कुछ अन्य नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. एंड द सेकंड फैक्टर इज़ लेबर, थर्ड इज़ फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ इज़ एंटरप्रेन्योर या ह्यूमन कैपिटल, हम एक तरह से उसको कह सकते हैं. इन्हें हम डिटेल में समझेंगे. लैंड, आपको जब लैंड की बात करते हैं इट मीन्स वो सारे रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिले हैं. अब हम बात करते हैं लेबर की. लेबर 2 तरीके की होती है. फर्स्ट होती है फिज़िकल लेबर एंड सेकंड होती है मेंटल लेबर. फिजिकल लेबर मीन्स जिसके अंदर शरीर से काम किया जाता है, मैनुअल वर्क किया जाता है, और मेंटल लेबर के अंदर हमारे दिमाग की कसरत होती है, हम दिमाग से काम करते हैं, जिसमें हमें हाईली एजुकेटेड पीपल की ज़रूरत होती है. और फिजिकल लेबर के लिए हमें हाईली एजुकेटेड पीपल्स की ज़रूरत नहीं होती है.
यहाँ पर आप इन फैक्टर्स को इस डायग्राम के ज़रिए अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली समझाया गया है कि फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले जैसे ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक जगह पर यहाँ लैंड, ये लैंड है जिस पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं या बागवानी, एक बाग है जिससे फ्रूट्स तोड़े जा रहे हैं। और ये कैपिटल है हमारी ट्रैक्टर, ये हमारा एंटरप्रेन्योर है या ह्यूमन कैपिटल है, और जिससे ये एंटरप्रेन्योर काम करा रहा है यानी कि ये लेबर है। तो हमें किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए इन चारों फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। इन चारों फैक्टर्स के अब्सेंस में हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है फिजिकल कैपिटल की। अब फिजिकल कैपिटल क्या होती है? ये एक ऐसा इनपुट होता है जो हमें प्रोडक्शन की हर स्टेज पर डालना होता है। बगैर हम फिजिकल कैपिटल के प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो फिजिकल कैपिटल होती है ये दो तरीके की होती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड का मतलब जैसा कि आप इस शब्द से ही समझ पा रहे होंगे, यानी कि एक ऐसी कैपिटल, एक ऐसी पूंजी जो आपने एक बार इस्टेब्लिश कर दी तो आपको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर बार बार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग। वर्किंग कैपिटल वो होती है जिसमें हमें बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है, लाइक रॉ मटेरियल, मनी। यदि हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो फिक्स्ड कैपिटल कोई यूज़फुल नहीं होगी हमारे लिए, वो यूज़लेस है। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो ये एक कैपिटल एक्यूमुलेशन है कि कैसे चलता है। कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, इन्वेस्टमेंट के बाद वो हमें प्रॉफिट देती है, प्रॉफिट हमें और इन्वेस्टमेंट करने के लिए फोर्स करता है। तो दिस इज़ फिजिकल कैपिटल। आपको याद रखना है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो आपको टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करनी पड़ती है, और फिक्स्ड कैपिटल में एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आपको थोड़े लंबे समय तक आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भूल जानी होती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फार्मिंग इन पालमपुर। देन फर्स्ट है कि पालमपुर की जो लैंड है उसमें 75% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो अपने लाइवलीहुड के लिए लैंड के ऊपर डिपेंड करती है, और लैंड जो है वो फिक्स्ड है, उसके अंदर कोई भी एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, दूसरा तरीका होता है कि जो वेस्ट लैंड होती है हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर, तभी वो थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है हमारा फॉर्म। अदरवाइज़ उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लैंड को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो लैंड जो है वो फिक्स्ड है, और उस फिक्स्ड लैंड के ऊपर ही हमें प्रोडक्शन करनी है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये हमारा क्रॉप पैटर्न है जिसे आपको याद करना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप इसको अपने पास रख सकते हैं। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हमारे जो क्रॉप पैटर्न है वो 3 तरीके का होता है। सबसे पहले खरीफ की फसल बोई जाती है जो कि रेनी सीजन में होती है। जुलाई टू अक्टूबर इसका सीजन होता है, और इसके अंदर ज्वार, बाजरा, राइस, मेज़, कॉटन, शुगरकेन ये सब उगाया जाता है। सेकेंड हमारा जो पैटर्न होता है दैट इज़ रबी, जो कि विंटर सीजन में बोया जाता है। ये अक्टूबर से मार्च के अंदर बोया जाता है, और इसके अंदर वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पल्सेस, पोटैटोज़ ये सब उगाया जाता है। और जो थर्ड है वो है हमारा समर सीज़न, यानी कि जायद हम जिसको बोलते हैं, और इस जायद के अंदर मार्च और जून का इसका सेशन होता है जिसमें वाटरमेलन, तोरीज़, कुकुम्बर एंड अदर लीफी वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं। हम बात कर रहे थे पालमपुर के गांव के लोगों की। तो पालमपुर के गांव के लोग जो हैं वो रेनी सीजन के अंदर ज्वार और बाजरे की कृषि करते हैं। अक्टूबर दिसंबर के अंदर वो अपने खेतों में पोटैटोज़ उगाते हैं, और जब विंटर सीज़न या रबी आता है तो वो बीच में पोटैटोज़ को हटाकर वो वीट उगा लेते हैं। ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया है? क्योंकि उनके पास जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है वो बहुत अच्छा। दिस इज़ हैपन्ड जस्ट वेल कंस्ट्रक्टेड सिस्टम ऑफ इरिगेशन।
जब ट्रेडिशनल टाइप से खेती की जाती थी उस समय पर ये पर्सियन व्हील्स ऑफ इरिगेशन यूज़ किया जाता था, बट लेटर ऑन हमने एक इफ़ेक्टिव मेथड अपनाया, ट्यूबवेल्स या पंप सेट्स लगाए और फार्मर्स ने पाया कि जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली पर्सियन व्हील्स लंबे एरिया को इफ़ेक्टिव तरीके से इरिगेट करते हैं और स्पीडली इरिगेट करते हैं। एग्रीकल्चर की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर हम एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर एक ही ग्रोइंग ईयर के अंदर बहुत सारी फसल्स उगाते हैं। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए सेम पीस ऑफ लैंड इन द सेम ग्रोइंग ईयर। एक ग्रोइंग ईयर के अंदर ही फिक्स्ड पीस ऑफ लैंड के ऊपर एक ज़्यादा फसलें उगाने को हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। एंड सेकंड होता है हमारा मॉडर्न फार्मिंग। अब मैं इन दोनों को इनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझा देती हूँ। ट्रेडिशनल फार्मिंग में जो फैमिलीज़ हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपना या अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही काम करते हैं, उनको किसी और लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। मॉडर्न फार्मिंग के अंदर लेबर हायर की जाती है, तब उनके अंदर काम होता है। और ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर जो शीड्स हैं वो ट्रेडिशनल यानी कि ट्रेडिशनल तरीके के जो पहले से चले आ रहे हैं वो बीज यूज किए जाते हैं। और मॉडर्न फार्मिंग के अंदर HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर फर्टिलाइज़र के लिए काउडंग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मॉडर्न में केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल तरीके में बुलॉक से प्लाउइंग होती है, जबकि मॉडर्न फार्मिंग के अंदर मशीन्स, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स इनका यूज़ किया जाता है। इरिगेशन के लिए पर्सियन व्हील का यूज़ होता है, जबकि मॉडर्न फार्मिंग में ट्यूबवेल, पंप सेट, कैनाल इन सब का यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल जो सीड्स होते हैं उनको कम पानी की ज़रूरत होती है, जबकि HYV सीड्स को बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। और ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है वो 1960s से पहले होती थी और मॉडर्न फार्मिंग 1960s के बाद हुई थी। अब 1960s में ऐसा क्या हुआ था ये हम अगले वीडियो में जानेंगे, जिससे हमने मॉडर्न फार्मिंग के तरीके समझे कि मॉडर्न फार्मिंग कैसे इम्प्लीमेंट हुई और ऐसा क्या हुआ था 1960s में जिससे जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो मॉडर्न फार्मिंग की तरफ अट्रैक्ट हुई। So that's all for today. Thank you very much. If you like my video then please share with your friends and subscribe it. Thank you.